गुड मॉर्निंग गाइस। ये अपनी केमिस्ट्री की 5वीं क्लास है, ठीक है। हेलो एल्केन्स की अपने चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में अपने SN1 और SN2 अभिक्रिया में हम आगे पढ़ने के लिए हमने पिछली क्लास में इनकी प्रकार बता दिए थे। नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार बता दिए थे कि दो प्रकार की होती है, SN1 और एक SN2 अभिक्रिया। एक अणु नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 को बोला जाता है द्विक अणु नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर है। देखो सबसे पहले अंतर की बात करें हम, सबसे पहले अंतर की बात करें तो ये अंतर अपने पास, इसमें पहला अंतर है कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो दो पदों में होती है। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? दो पदों में पूर्ण होती है। और SN2 अभिक्रिया जो होती है वो कितने पदों में होगी? एक पद में, केवल एक ही पद में पूरी होगी, ठीक है। अब आगे बात करें अपने पास दूसरा अंतर क्या हो जाएगा इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता। आगे बताएंगे, आगे दे रखे रिएक्शन मैंने लिख दिए पहले। SN1 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता, जबकि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देखो कैसे, ये अपने पास इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को मैंने दो पदों में, इसमें अपने पास दो पदों में होती है अभिक्रिया। कैसे कैसे? एक तो RX बोला जाता है एल्किल हैलाइड, RX बोली जाती है एल्किल हैलाइड। प्रथम पद में RX जो एल्किल हैलाइड होती है इसका वियोजन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये स्टार्ट अपने पास ये अभिक्रिया होती है मंद गति से, यानी स्लो रिएक्शन होती है और ये RX से डिवाइड हो जाता है RS, R प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब R प्लस को बोला जाता है कार्बेनियम आयन, R प्लस को बोला जाता है कार्बेनियम आयन बोला जाता है और कार्बेनियम आयन बोला जाता है। अब इस कार्बेनियम आयन की हम किसके साथ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट के पास माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? R और NU। इस NU के मैंने बता दी थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अब नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था, इसकी जगह हम OH माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कंपाउंड यहाँ पे NU की जगह यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई, देखो ये अभिक्रिया कितने पदों में हो रही है? एक फर्स्ट पद और एक सेकंड पद, इसलिए मैंने पहला अंतर लिखा था, इसमें दो पदों में पूर्ण होती है। और दूसरा अंतर है इसमें संक्रमण अवस्था को मध्य अवस्था भी बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की जो मीडिएटर होता है मध्य अवस्था होती है। कुछ अभिक्रियाओं में मध्य अवस्था का यानी कि मीडिएटर का निर्माण होता है, कुछ अभिक्रियाओं में नहीं होता। तो जिनमें नहीं होगा वो SN अभिक्रिया होगी, जिनमें होगा वो SN2 अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब देखो इसमें अंतर की बात करें हम, पहला अंतर क्या हो जाएगा? एक हो गया। दूसरा अपने पास संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखो NU न्यूक्लियोफिलिक है, वो कहां से? इसमें पीछे से अटैक करेगा, इसमें पीछे से अटैक करता है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक कहां से? सामने से अटैक करता है, सामने से आक्रमण करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करेगा तो ये देखो कभी भी कार्बन, जब ये न्यूक्लियोफिलिक इसमें ऐड होगा तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी कार्बन 5 बंध नहीं बनाता। ये इसकी स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है कि कार्बन केवल कितने बंध बनाता है? 4। ये 4 भी किस आधार पर बनाता है? इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन कितने बंध बनाता है? 4, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक इसमें ऐड तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, जो पहले से जुड़ा हुआ जो न्यूक्लियोफिलिक है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक बाहर निकल देगा और एक क्या होगा? जो नया न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या होगा? इसमें ऐड होगा। देखो यहाँ पे बता रखी डैश करके, ये जो डैश करके यहाँ बता रखी है, इस अवस्था को, इसमें क्या हो रहा है अपने पास? Cl, तो क्या हो रहा है? इसमें बाहर निकल रहा है, Cl तो इसमें बाहर निकल रहा है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक, जो नया न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या होगा? इसकी जगह ऐड होगा, ठीक है। इसकी जगह क्या होगा? ऐड होगा। और डैश का मतलब हो गया Cl का निकलना, न्यूक्लियोफिलिक का ऐड होना। इस अवस्था को बोला जाता है संक्रमण अवस्था, ठीक है। अब ये Cl ये Cl तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन एटम से बाहर निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट, इसमें थर्ड अंतर क्या हो जाएगा? इसमें न्यूक्लियोफिलिक क्या है? सामने से, मैंने बता दिया। इसमें न्यूक्लियोफिलिक कहां से? सामने से अटैक करता है, जबकि इसमें से कहां से अटैक करेगा? पीछे से, ठीक है। इसमें कहां से अटैक करेगा? पीछे से। इसमें पीछे से अटैक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें त्रिविमीय बाधा ज्यादा होती है, जबकि इसमें त्रिविमीय बाधा क्या होती है? कम होती है।
और जिसमें त्रिविमीय बाधा कम होगी, त्रिविमीय बाधा का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे, यहाँ मैं साइड में बता रहा हूँ, त्रिविमीय बाधा का मतलब क्या होता है कि यदि कार्बन एटम के ऊपर, देखो यदि कार्बन एटम के ऊपर CH3, ये अपने पास CH3 और यहाँ पे अपने पास CH3, तो इस कार्बनियम आयन पर, इस कार्बनियम आयन में इसमें त्रिविमीय बाधा क्या अपने पास यहाँ पे ज्यादा है। और अगर बात करें अपने पास CH3 C और ये CH3 ये H, इसमें त्रिविमीय बाधा इससे क्या है अपने पास कम है। यानी ये 2 डिग्री कार्बनियम आयन हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री कार्बनियम आयन की बात करें हम, 1 डिग्री कार्बनियम आयन की बात करें और एक अपने पास CH3, तो सबसे कम त्रिविमीय बाधा, सबसे कम त्रिविमीय बाधा CH3 में होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा त्रिविमीय बाधा किसमें होती है अपने पास, इस 3 डिग्री कार्बनियम आयन में, ठीक है। तो जिसमें त्रिविमीय बाधा ज्यादा होगी, जिसमें त्रिविमीय बाधा ज्यादा होगी उसमें, त्रिविमीय बाधा ज्यादा होगी उसमें SN1 अभिक्रिया होगी, और जिसमें त्रिविमीय बाधा क्या होगी, कम होगी, उसमें SN2 अभिक्रिया होगी। यानी कि वो एक पद में पूरी होगी, जबकि SN1 अभिक्रिया कितने पदों में पूरी होती है, 2 पदों में, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखो कार्बनियम आयन की क्रियाशीलता का क्रम होता है। सबसे अधिक क्रियाशीलता, मैंने यहाँ पे अब सबसे अधिक क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री कार्बनियम आयन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ये एग्जाम्पल 3 डिग्री कार्बनियम आयन का हो गया। 3 डिग्री कार्बनियम आयन, SN1 अभिक्रिया में कार्बनियम आयन की अगर क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री और फिर लास्ट में CH3। समझ में आ गया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास, इसमें बात करें किसमें, SN2 अभिक्रिया की बात करें तो इसमें कार्बनियम आयन की क्रियाशीलता के क्रम की बात करें तो सबसे उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा, SN1 अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। SN1 अभिक्रिया का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो CH3 की बात करें सबसे कम क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया के लिए CH3 की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें त्रिविमीय बाधा क्या होती है, सबसे कम होती है। इसके बाद में CH3CH, इसके बाद में 2 डिग्री, इसके बाद में 3 डिग्री। सबसे कम SN2 अभिक्रियाओं के लिए सबसे कम क्रियाशील तत्व, सबसे कम क्रियाशील कार्बनियम आयन कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ 5 लास्ट, इसमें यह अभिक्रिया तृतीयक हैलो एल्केन के लिए अधिक स्थायित्व, यानी कहने का मतलब है ये जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसमें हैलो एल्केन का जो तृतीयक यानी तृतीयक 3 डिग्री हैलो एल्केन है वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। जबकि इसमें क्या होता है अपने पास, इसमें क्या होगा अपने पास, इसमें प्राथमिक, इसमें क्या होगा, प्राथमिक, इसमें क्या होगा, प्राथमिक हैलो एल्केन अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया होगा। ये क्या है अपने पास, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, समझ में आ गया होगा। इसका 5 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट इसमें बात करें अपने पास, अब आगे देखिए नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार में SN1 और SN2 अंतर के बाद में इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है। एल्किल हैलाइड की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी है, देखो कौन कौन सी है। एल्किल हैलाइडों में सबसे फर्स्ट रिएक्शन है एल्किल साइनाइड से। सबसे पहली रिएक्शन अपने पास एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण किस तरीके से होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड का निर्माण किस तरीके से होता है। देखो यह है RX, इसको बोलता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, पोटेशियम, अपने पास एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। एल्कोहलिक एक तो होता है अपने पास, देखो 2 शब्द हैं इसमें, एक तो होता है एल्कोहलिक, 2 शब्द हैं इसमें अपने पास, कौन कौन से हैं, एक तो होता है अपने पास एल्कोहलिक में अपने पास एक होता है अपने पास एक्वस होता है। एक्वस का मतलब होता है इसमें अपने पास पानी मिला हुआ रहता है और इसमें पानी नहीं मिला हुआ रहता, ठीक है। अब आ जाओ एल्कोहलिक में अपने पास डायरेक्टली पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से K निकल जाएगा और यहां से X निकल जाएगा, तो यानी कि ये KX निकल जाएगा यहाँ से,
और किसका निर्माण हो जाएगा RCN का, और प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा KX। ठीक है, KX। हम इस अभिक्रिया को ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक, जैसे एबीसी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एक कार्बन बढ़ाना हो, जैसे मान लो अपने पास मैथेन से अपने पास एथेनॉल बनाना हो, यानी एक कार्बन अगर इंक्रीज करना हो, तो हमारे पास किसके, ये पोटेशियम साइनाइड के एक कार्बन बढ़ाने की अभिक्रिया की हम कह सकते हैं। आगे हम एबीसी क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे आगे करेंगे देखो। इसका एग्जांपल और ले लो अपने पास, जैसे CH3 CH CH3 और ये Cl, मैथिल क्लोराइड बोलते हैं इसको बोलेंगे अपने पास मैथिल क्लोराइड। इस की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं अपने पास, इस अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है, तो यहां से ये Cl और यहां से ये K निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास CH3 और ये Cn प्लस यहां क्या निकल जाएगा KCl निकल जाएगा। ठीक है, इसका समझ में आ गया होगा। इसका नाम की बात करें तो यहां पे हो जाएगा अपने पास साइनो, या इसको मैथिल, इसको हम ये भी कह सकते हैं अपने पास मैथिल साइनाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो किसके हो गए अपने पास, इस किससे एल्किल हैलाइड से किसका निर्माण हो गया अपने पास, किसका निर्माण हो गया, एल्किल साइनाइड का निर्माण हो गया। ठीक है, अब कुछ इस चैप्टर में अपने पास इस पार्ट में कुछ अपने पास मेथिल साइनाइड की भी रिएक्शन दे रखी है। मेथिल साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसमें ये भी दे रखा है आपके। अब मेथिल साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके कुछ केमिकल और भी देखो कौन कौन से इस मेथिल साइनाइड की रिएक्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखो इसमें अपने पास सबसे फर्स्ट यानी कि इस मेथिल साइनाइड से किसका निर्माण कर सकते हैं, मेथिल साइनाइड का हम क्या करें, एक तो सबसे पहले पूर्ण जल अपघटन करवा दे, किसका, मेथिल साइनाइड का क्या करवा दें, पूर्ण जल अपघटन करवाएं। देखो कैसे करवाएं, ये अपने पास CH3 और ये C, यहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, साइनाइड में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पूर्ण जल अपघटन का मतलब जब तक ये तीन बंध नहीं टूट जाए तब तक इनका जल अपघटन करवाना है। देखो कैसे, प्लस जल अपघटन यानी कि जल के साथ रिएक्शन HOH, ये जल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये जल का फॉर्मूला हो गया। और यहां पे उत्प्रेरक काम में आता है अपने पास तनु HCl, इसमें उत्प्रेरक काम में आता है। ठीक है, ये रिएक्शन। अब देखो इसमें अपने पास ये पाई बॉन्ड, देखो कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत अधिक होती है और कार्बन की विद्युत यहाँ पे कम होती है। इसीलिए इस पाई बॉन्ड को ये नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इन दोनों में तो वैसे भी आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव। तो इस अब यहाँ इस नाइट्रोजन के ऊपर तो कौन सा अपने पास H कंपाउंड जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कंपाउंड CH3C। इस C से तो क्या जुड़ेगा OH, C से क्या जोड़ दे हम OH, या डबल बॉन्ड और ये NH। ठीक है, अब इसकी देखो पूर्ण जल अपघटन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तीन बंध टूट जाएंगे। आगे और अभिक्रिया होगी, इसका आगे और क्या करवा दे हम, इसका आगे और जल अपघटन करवा दे, HOH करवा दे और जल अपघटन करवाए, यहाँ पे और जल अपघटन करवाए तो वही तरीका, ये उठकर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वही पॉजिटिव इसके ऊपर और इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ कंपाउंड अपने पास CH3। ठीक है, यहाँ ये OH पहले से एक OH था, एक OH और आ जाएगा और यहाँ पे क्या कहा जाएगा NH2। ठीक है, अब इसकी आगे और रिएक्शन होगी किसके साथ, वही जल के साथ। ठीक है, तो यहां पे इसका ये नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये पूरा जो अपने पास सिग्मा बॉन्ड है ये उठकर कहां चला जाएगा, इससे नाइट्रोजन के ऊपर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ कंपाउंड क्या हो जाएगा अपने पास CH3C, ये OH एक पहले से था, ये OH और अब एक नया OH। अब इसके साथ सह उत्पाद कौन सा, देखो अमोनिया। जब अमोनिया इसमें जब साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाया जाता है, एल्किल साइनाइड का जब पूर्ण जल अपघटन करवाया जाता है तो अमोनिया गैस बाहर निकलती है। तो इसमें कौन सी गैस निकल जाएगी अपने पास, NH3। कौन सी गैस निकल जाएगी, NH3। इस NH3 को क्या बोलेंगे यहाँ पे, अमोनिया। इस NH3 को बोलते हैं यहाँ पे अमोनिया गैस बोलते हैं। आ गया होगा समझ में।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन के ऊपर केवल एक ही कार्बन के ऊपर 3 OH समूह चाहे 2 OH समूह अस्थायी होता है। तो ये जो कंपाउंड बना है यहां पे, ये कैसा अपने पास अस्थायी है, ठीक है। ये कंपाउंड अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, यहां से एक जलगाणु क्या निकल जाएगा, यहां से एक जलगाणु वापस बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जलगाणु बाहर निकलता है, यहाँ पे क्या निकल गया, एक जलगाणु बाहर निकल गया, ये H2O प्लस। अब बच क्या क्या गया अपने पास, ये पहले से CH3 था, ये C, ये OH तो पहले से था ही। अब यहां से देखो, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ का जो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, यानी ये क्या हो गया, एक एसिड। कौन सा एसिड हो जाएगा यहाँ पे, COOH, एसिडिक एसिड। यानी एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन का अपने पास, यहां से अपने पास मेथिल साइनाइड था और यहाँ पे क्या बना दिया अपने पास, एसिडिक अम्ल बन गया। आ गया होगा समझ में, क्लियर है, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया में, ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान फॉर्मिक एसिड का निर्माण नहीं होता। इस अभिक्रिया में फॉर्मिक एसिड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को क्या लेना पड़ेगा, एक कार्बन तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, पूर्ण जल अपघटन अभिक्रिया आ गई होगी समझ में, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन, देखो पूर्ण जल अपघटन हो गया। पूर्ण जल अपघटन के बाद में अब इसका क्या होगा आगे, आंशिक जल अपघटन। इसका क्या होगा अपने पास, इसका आंशिक जल अपघटन। देखो आंशिक जल अपघटन होगा, देखो ये इसलिए नहीं मिटा है क्योंकि आगे की जो इसकी रिएक्शन है इससे ही मिलती जुलती है। देखो अब दूसरी अभिक्रिया जो है यहाँ पे कौन सी अपने पास, आंशिक जल अपघटन। देखो पूर्ण जल अपघटन में तो यहाँ पे कितने जल के अणु, देखो रिएक्शन के दौरान तो 3 जल के अणु लिए हैं, लेकिन वापस पुनः हमारे को एक जल का अणु प्राप्त हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन में एक पे ये जल का अणु हो गया, एक यहाँ पे, दूसरा ये हो गया और यहाँ पे ये तीसरा, लेकिन हमारे को एक जल का अणु यहाँ पुनः प्राप्त हो गया, यहाँ पे पुनः। इसलिए इस अभिक्रिया में यहाँ पे 2 ही जल के अणु लिखे जाते हैं, आपकी बुक में 2 ही लिखे हैं, ठीक है, रिएक्शन के दौरान, ठीक है। आगे आपको समझो। अब आंशिक जल अपघटन में देखो, इस आंशिक जल अपघटन, अब आंशिक जल अपघटन किसके प्रेजेंस में होगा, ठीक है। यहाँ पे तनु HCl लिया था, किसमें, पूर्ण जल अपघटन में तनु HCl लिया था, और यहाँ पे कौन सा लेंगे अपने पास, कौन सा लेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट HCl, यानी कि सांद्र HCl काम में लेंगे, ठीक है, सांद्र HCl, ठीक है। अब यहाँ पे ये HO और ये H, आंशिक जल अपघटन में केवल ये 2 ही डबल बॉन्ड टूटते हैं, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, यानी 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नहीं टूटेगा। तो ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव है इसके ऊपर और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C, इसके ऊपर तो क्या जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये NH। फिर इसका अब वापस आगे क्या करवाएंगे हम, जल अपघटन, ठीक है। वही अपने पास यहाँ पे कंसंट्रेट HCl, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, CH3C, ये OH, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस NH को मैं नीचे लिख रहा हूँ, NH2 को, और ये OH, ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक कार्बन के ऊपर 2 OH या 3 OH समूह अस्थायी होते हैं, तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया अपने पास, अस्थायी होते हैं, इसीलिए यहां से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। एक जल का अणु बाहर निकलते यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा अपने पास, CH3C, इस ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये NH2 यहाँ आ जाएगा, और प्लस क्या निकल गया, एक जल का अणु, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटेमाइड, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि एल्किल साइनाइड का यदि पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो एसिटिक एसिड का निर्माण होगा, ठीक है, और आंशिक जल अपघटन करवाएंगे तो एसिटिक एमाइड का निर्माण, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन आ गई होगी समझ में, पूर्ण जल अपघटन और आंशिक जल अपघटन। ये एल्किल साइनाइड की 4 रिएक्शन है, 2 मैंने करवा दी, अब 2 आगे और है। देखो
आगे और कौन कौन सी रिएक्शंस है, अच्छी रिएक्शंस है, और ये एबीसी क्वेश्चन बनाने में काम आएगी आपके। एबीसी क्वेश्चन बनाने में काम आएगी। तो ये 2 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखो तीसरी जो थर्ड रिएक्शन है, इसकी थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहां पे आ जाएगा अपने पास, थर्ड रिएक्शन में आ जाएगा पूर्ण अपचय। पूर्ण अपचयन यानी एल्किल साइनाइड का हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण अपचयन करवा रहे हैं। ठीक है, इस पूर्ण अपचयन को बोला जाता है मैंडियस मैंडियस अभिक्रिया। ठीक है, पूर्ण अपचयन को मैंडियस अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखो पूर्ण अपचयन किस तरीके से अपने पास इसका होगा। देखो ये अपने पास CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये N प्लस उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ पे, उपस्थिति सोडियम यानी प्लस यहाँ क्या जाएगा अपने पास C2H5OH, यानी कि सोडियम और एथेनॉल की यहाँ पे क्या आ जाएगी, उपस्थिति आ जाएगी। ठीक है, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। यहाँ पे अपने पास पूर्ण अपचयन का मतलब ये जो 3 बंध है, इन 3 बंधों में से इन 3 बंधों में से 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन आ जाएगी, देखो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगी और 2 ही हाइड्रोजन का जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो टोटल हाइड्रोजन कितनी हो गई अपने पास, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब आगे देखो, तो यहाँ कंपाउंड क्या जाएगा अपने पास CH3, CS2 और ये NH2, यानी कि यहाँ किसका निर्माण होगा, 1 डिग्री एमीन का। 1 डिग्री एमीन का यहाँ पे निर्माण होगा। कहाँ पे, जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाया जाएगा तो हमेशा क्या बनेगी, 1 डिग्री एमीन बनेगी। ठीक है, आगे ये तो पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण अपचयन हो गया। अब क्या हो जाएगा, आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन। ठीक है, अब आंशिक अपचयन देखो किस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आंशिक उत्प्रेरक रहेगा अपने पास SN प्लस 2HCl और प्लस H2O। ठीक है, इसी में से इन चारों में से ही क्या निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी। देखो कैसे रिएक्शन करता है, ये SN तो है ही, 2HCl है, 2HCl का मतलब यहाँ पे ये H, ये Cl, ये H, ये Cl, H2O है, तो ये HO और ये H। ठीक है, देखो ये SnCl2 तो यहां से अब हमारे को हाइड्रोजन कहां से मिलेगी, ये अपने पास अपचयन के लिए यहां से, तो ये अपने पास क्या निकल जाएगा, इसमें SnCl2 निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे ये 2 हाइड्रोजन है, 2 तो हाइड्रोजन ये हो गई, 2 हाइड्रोजन ये हो गई और 1 ऑक्सीजन हमारे पास, 1 ऑक्सीजन हमारे पास। देखो किस तरीके से, तो ये 2 तो हाइड्रोजन यहां से और 1 हाइड्रोजन यहां से, ये 3 हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जुड़कर किसका निर्माण कर लेगी, यहाँ पे अमोनिया का, NH3 का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, NH3 का। अब बचा गया हमारे पास एक तो ये OH बच गया, ये OH, ये H और OH इस कार्बन को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाए। देखो कैसे, ये CH3, ये C। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ पे H लगा दूं, देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो इस कंपाउंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ ली 4 रिएक्शन पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली अपने पास, एल्किल हैलाइड से साइनाइड का निर्माण हुआ, साइनाइड एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। इस एल्किल साइनाइड की 4 हमारे को रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली। ठीक है, एक तो पूर्ण जल अपघटन, एक आंशिक जल अपघटन, ठीक है 2 तो ये हो गई, और एक हो गया अपने पास पूर्ण अपचयन और एक आंशिक अपचयन। ये 4 रिएक्शन पढ़ लिए पढ़ने किसकी, एल्किल हैलाइड के। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट, पूर्ण जल अपघटन हो गया, आंशिक जल अपघटन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। दूसरी
पहले तो साइनाइड का निर्माण कर लिया, अब किसका निर्माण, एल्किल। आइसो साइनाइड का निर्माण, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण किस तरीके से होता है, इजी है, देखो कैसे, CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 और यहां आ जाएगा Cl, एथिल क्लोराइड, इसका नाम एथिल क्लोराइड, ठीक है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया यहाँ पे AgCN, सिल्वर साइनाइड, इसके साथ इसका नाम हो जाएगा सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, ठीक है, सिल्वर साइनाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात करें Ag, पहले लिया था पोटेशियम साइनाइड, एक यहाँ पे इसकी जगह पिछली रिएक्शन में अपने यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड लिया था, पोटेशियम साइनाइड लिया था, और एक अपने पास यहाँ पे AgCN। तो AgCN में इस Ag की प्रकृति, AgCN में इस Ag की प्रकृति सहसंयोजक होती है, और पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम की आयनिक प्रकृति होती है। इसीलिए यहां पे इस पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाने पर हमारे को एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि इसमें इस Ag की सहसंयोजक प्रवृत्ति होने के कारण Ag, ठीक है, Ag की सहसंयोजक प्रवृत्ति होने के कारण इसके ऊपर क्या, और इसके पास में क्या रहता है, एक लोन पेयर भी रहता है। इसकी सहसंयोजक प्रवृत्ति होने के कारण कार्बन इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन कौन करेगा, नाइट्रोजन। सहसंयोजक प्रवृत्ति होने के कारण इसमें रिएक्शन कौन करेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें रिएक्शन करेंगे। इसके ऊपर क्या रहता है अपने पास, लोन पेयर रहता है एक, ठीक है। अब लोन पेयर रहता है, इसकी आगे क्या करवा दें हम, इसकी अभिक्रिया करवाएं। AgCl तो निकल जाएगा इसमें, यहाँ पे AgCl तो यहाँ पे इजीली निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा, ये कार्बन, इस कार्बन साइड कौन होगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, CH3CH2, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस तरीके से, ये जो एरो का यहाँ पे बंध जो बना है, इसको बोला जाता है उप सहसंयोजक बंध। ये जो तीर का निशान से बंध बनाया हमने, ये कौन सा बंध अपने पास, उप सहसंयोजक बंध। यानी जब एथिल क्लोराइड की सिल्वर साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है, तो उप सहसंयोजक बंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे अपन ने साइनाइड, जो साइनाइड बनने के बाद में यहाँ पे कौन सा अपने पास एल्किल साइनाइड बना था, इस एल्किल साइनाइड की हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, इस एल्किल साइनाइड की हमने क्या पढ़ी थी, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। अब ये जो अपने पास कौन सा साइनाइड जो बना है, आइसोसाइनाइड जो बना है, इस आइसोसाइनाइड यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, इस एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा, ठीक है। अब आगे देखो, इस एथिल आइसोसाइनाइड की हम और रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी, देखो सबसे पहले अपने पास इस एथिल आइसोसाइनाइड की रासायनिक अभिक्रिया, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभिक्रिया इसकी, सबसे पहले रिएक्शन है इसका अपचयन, यानी इस एथिल आइसोसाइनाइड की हम एथिल आइसोसाइनाइड का हम क्या करवा दें, अपचयन करवा दें। तो आगे देखो रिएक्शन यहाँ क्या हो जाएगी अपने पास, CH3CH2, ठीक है, ये N और ये C, ठीक है। अपचयन करवाए तो यहाँ पे अपचयन हमने करवा दिया, ठीक है। अपचयन किस किस की उपस्थिति में, यहाँ पे वही सोडियम और प्लस क्या आ जाएगा, C2H5OH, एथेनॉल, ठीक है। अपचयन का ही उत्प्रेरक, अपचयन करने की जो रिएक्शन है उसमें इसका उत्प्रेरक का यूज में हम लिया जाता है, उत्प्रेरक का उपयोग में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी अपने पास, देखो हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी, 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने काम मिलेंगे, यहाँ पे 4। यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH2, ये NH और ये CH3, ठीक है। इसका नाम
देखो ये अपने पास मैथिल एन क्यों लगाया, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ अपने पास, किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मैथिल, ये नाइट्रोजन से, ये कंपाउंड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे क्या लगा दिया एन मैथिल एथिल एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल एथिल एमीन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसकी दूसरी रिएक्शन, इसकी दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। अब जल अपघटन किस तरीके से करवाएंगे, अभी अपने पास देखो CH3 CH2 C HO और ये HO और ये H, देखिए HOH के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी इसमें, देखो सबसे पहले जो इसमें अपने पास जो नीचे की जो दो बॉन्ड है, सबसे पहले ये टूट जाएंगे, ये टूटेंगे तो यहाँ पे अपने पास नीचे के दो बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पे अपने पास देखो किस तरीके से टूटेंगे, यहाँ पे अपने पास नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ जाएगा अपने पास CH3 CH2, ठीक है, और इसके ऊपर H और ये C, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आगे और जल अपघटन करवा दें, तो यहाँ पे क्या जाएगा CH3 CH2N, वही तरीका, ये उठकर यहाँ पे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जाएगा अपने पास ये H, एक और H ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा ये COH और ये OH। देखो ये एरो का जो निशान, जो तीर का जो बंद बना रहा है ना, ये तीर का बंद, इसका ये जो तीर जो उपसंयोजक बंद बना रहा है, उपसहसंयोजक जो बंद बन रहा है, इसका मतलब होता है अपने पास इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की बैलेंसी के रूप में इसके बैलेंसी पूरी करने के लिए इसमें काम में लेते हैं, इसलिए इसको उपसहसंयोजक बंद बोला जाता है। इसका आगे और जल अपघटन करवा दे, एक बार और जल अपघटन करवा दे, तो जल अपघटन कराने के बाद में ये H, इसको इस तरीके से H और ये OH, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये तो नाइट्रोजन तो अपने बैलेंस पूरी करके यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ये CH3 CH2 और ये NH2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। कार्बन के ऊपर ये क्या जुड़ेगा, देखो ये H इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा, 3 यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे OH जुड़ जाएंगे, और मैंने पहले बताया कि एक कार्बन के ऊपर 3 OH समूह अस्थायी होते हैं, तो यहाँ से एक जल का अणु वापस बाहर निकल जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, प्लस में क्या निकल जाएगा एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये किसकी अभिक्रिया हो गई अपने पास, ये हो गया अपने पास एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया, ठीक है। तो अपन ने दो अभिक्रियाएं पढ़ ली, किसकी पढ़ ली अपने पास एल्किल, इसकी नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की दो विधियां पढ़ ली, कौन कौन सी, एक तो पढ़ लिया एल्किल साइनाइड का निर्माण, और दूसरी अभिक्रिया हो गई एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके।